आज हम लोगों का सेकेंड क्लास है, देख सकते हैं मैथ्स मॉक नंबर 2। और आज पिछले क्लास की अपेक्षा हम क्वेश्चन को थोड़ा लेवल बढ़ाए हैं, ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ा बढ़ाए लेवल। अगर आप बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीएचएसएल का तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस का कर रहे हैं, एसएससी जीडी का कर रहे हैं और स्टेट पुलिस का कर रहे हैं, तो यह लेक्चर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप वीडियो में लास्ट तक बने रहते हैं और जो हमारा सीरीज़ है आप कंटिन्यू देखते हैं तो उम्मीद करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा करेगा। कल मैंने 20 क्वेश्चन मैथ का करवाया था और 20 क्वेश्चन आज करने वाले हैं। फिर अगली क्लास हम लोग 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन रीजनिंग का करेंगे। हाँ, मैथ्स और रीजनिंग अभी हम कंटिन्यू करेंगे और रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम लोग जीके को भी कंटिन्यू करेंगे। अभी फ़िलहाल मैथ्स और रीजनिंग। हाँ, चलिए आते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रा का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ए प्लस 1/a इज इक्वल टू 6 है, तो मान किसका निकालना है? 3/4 इंटू a² प्लस 1/a²। ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल ही है। अगर बात आपको पता होना चाहिए कि a प्लस 1/a अगर k होता है, ये याद कर लीजिए, अगर a प्लस 1/a इज इक्वल टू k होता है तो a² प्लस 1/a² क्या होता है? ये होता है k² माइनस 2। ये आपको पता होगा अगर आप अलजेब्रा पढ़े हैं तो। a प्लस 1/a इज इक्वल टू k होता है तो a² प्लस 1/a² क्या होता है? k² माइनस 2। तो सेम यही तो करना है। a प्लस 1/a 6 दिया है तो a² प्लस 1/a² क्या होगा? ये हो जाएगा k² मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 2 और 3/4 पहले से है तो क्या हो जाएगा? 3/4 इंटू 6 के स्क्वायर 36 में से 2 गया 34, काटेंगे 2 से 2 बार में और 2 से 17 बार में। 17 में 3 से गुना होगा तो कितना होगा? 51/2 कितना होगा? 25.5। तो 25.5 हमारा इधर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, उतना ज़्यादा हार्ड नहीं था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हर एक वैरायटी का क्वेश्चन मिलेगा, वो अलजेब्रा का था और यहाँ ज्योमेट्री का क्वेश्चन। ज्योमेट्री है कि मेंसुरेशन है। चलिए देखिए, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, हम फिगर बनाते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। फिगर सर्किल का है। चलिए एक सर्किल बनाते हैं। सर्किल हो गया। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का त्रिज्या कितना है? ये 14 सेंटीमीटर है। ये कितना है त्रिज्या? 14 सेंटीमीटर है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है और इसमें एक जो चाप है वो केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 90 डिग्री का कोण बना रहा है। चाप मतलब क्या होता है? चाप मतलब ये होता है, ये चाप होता है। ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है? ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये 90 डिग्री का, यहाँ पे कितना कोण है? 90 डिग्री का। तो पूछ रहा है चाप की लंबाई निकालें। चाप की लंबाई मतलब ये लंबाई कितना है, ये निकालना है। ये 14 है और ये 14 है। एक सर्किल है, इसका त्रिज्या कितना है? 14 सेंटीमीटर और पूछ रहा है कि ये चाप की लंबाई, ये वाला लंबाई कितना होगा और यहाँ पे कोण कितना है? 90 डिग्री का। तो इसका फार्मूला होता है चाप की लंबाई का फार्मूला होता है πr θ/180 डिग्री। चाप की लंबाई का क्या फार्मूला होता है? πr θ/180। पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर का मान कितना दिया है? त्रिज्या दिया है 14 सेंटीमीटर। थीटा का मान कितना दिया है? 90 डिग्री और बटा 180। काटेंगे, 7 से कटेगा 2 बार में, 90 से कटेगा 180 2 बार में, 2 से 2 गया, कितना आंसर आ गया? 22। और यही हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। इजी क्वेश्चन था। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है और चाप की लंबाई निकालना है। तो चाप की लंबाई का फार्मूला ये पता होना चाहिए। क्या होता है चाप की लंबाई का फार्मूला? πr θ/180। बस वैल्यू पुट कर देना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन कहने के लिए तो यह ट्रिगो का है, लेकिन
इसको हम करेंगे अलजेब्रा के तरीके से। देखिए क्या दिया है, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा यानी सेक ए बराबर √3। तो पूछ क्या रहा है, चलिए पहले इसको हम सॉर्ट करते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस सेक ए को हम लिख सकते हैं 1/cos ए और इज इक्वल टू √3। कोई दिक्कत नहीं, कॉस ए प्लस 1/cos ए इज इक्वल टू √3। तो अब निकालना किधर है, अब देखिए निकालना क्या है, निकालना है कॉस क्यू प्लस सेक क्यू। तो इसको हम कॉस क्यू को कॉस क्यू ही रहने देंगे और सेक क्यू को हम क्या लिख सकते हैं 1/cos क्यू। देखिए अब देखिए ये देखिए कॉस थीटा प्लस 1/cos थीटा बराबर √3 दिया है और कॉस क्यू थीटा प्लस 1/cos क्यू थीटा पूछ रहा है। तो फिर वही है अलजेब्रा वाला फार्मूला, अगर a प्लस 1/a बराबर k होता है तो AQ प्लस 1/AQ क्या होता है, KQ माइनस 3 क्या। ये पता होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। a प्लस 1/a इज इक्वल टू k, तो AQ प्लस 1/AQ KQ माइनस 3 क्या। तो यहाँ भी सेम है, इसको a मानेंगे तो a प्लस 1/a इज इक्वल टू √3, तो AQ प्लस 1/AQ वही है ना। तो इसका क्या होगा फार्मूला, इसका फार्मूला हो जाएगा डायरेक्ट KQ माइनस 3 के, और k के जगह पे कितना है √3, तो √3 का क्यूब माइनस 3 का, √3 का क्यूब मतलब √3 गुने √3 माइनस 3 गुने k के जगह √3। देखिए √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 और √3 माइनस यहाँ भी 3 √3, 3 √3 में से 3 √3 गया तो 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। ये क्वेश्चन कहने के लिए तो ट्रिको का था, लेकिन इसको करना कैसे था, अलजेब्रा के तरीके से। a प्लस 1/a बराबर √3, तो AQ प्लस 1/AQ निकालना था। तो a प्लस 1/a बराबर k होता है, तो AQ प्लस 1/AQ क्या होता है KQ माइनस 3 के। तो यहीं किया है KQ मतलब √3 का क्यूब माइनस 3 के के जगह पे √3। अब देखिए ये क्वेश्चन एवरेज का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। 12 खिलाड़ियों का एक समूह का भार 1.5 kg तब बढ़ जाता है जब समूह में 63 भार वाले एक खिलाड़ी के स्थान पर एक नया खिलाड़ी आ जाता है। देखिए एक 63 kg भार वाला कोई खिलाड़ी है, वो कहीं जाता है और उसके जगह पे एक दूसरा खिलाड़ी आता है, और उसके आने से क्या होता है 12 के 12 खिलाड़ी का सबका वेट बढ़ जाता है, सबका एवरेज वेट बढ़ जाता है। मतलब जो खिलाड़ी आया होगा वो इससे ज़्यादा भार लेकर आया होगा, तभी तो सबका बढ़ा है। देखिए एक ग्रुप है 12 खिलाड़ियों का, उसमें से एक आदमी गया और एक दूसरा आदमी आया, और दूसरे आदमी के आने से 12 के 12 खिलाड़ी सबका वेट 1.5 kg बढ़ जाता है, सबका वेट 1.5 kg बढ़ जाता है, सबका वेट 1.5 kg बढ़ जाता है। मतलब जो खिलाड़ी आया होगा वो जाने वाला से ज़्यादा भारी होगा, मतलब 63 kg से ज़्यादा का होगा। वही तो पूछ रहा है कि नए खिलाड़ी का भार कितना है, तो नए खिलाड़ी का भार 63 kg से तो ज़्यादा ही होगा। अब कितना ज़्यादा होगा वो देखते हैं। देखिए वो खिलाड़ी आया और 12 खिलाड़ियों का वज़न 1.5 किलो बढ़ गया, मतलब 12 खिलाड़ी का वज़न 1.5 किलो बढ़ गया, मतलब टोटल कितना बढ़ा, 12 में 1.5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 18, मतलब वो उसके आने से 18 kg बढ़ गया, मतलब 18 kg वो ज़्यादा लेकर आया था। तो 63 kg में क्या करेंगे 18 kg जोड़ देंगे तो कितना आएगा 8 3 11 के 1 हासिल 1 6 1 7 1 8, मतलब 81 kg उसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाँ कई बार आ चुका है एग्जाम में। 12 खिलाड़ियों का औसत वजन 1.5 kg बढ़ जाता है, तो वो आया होगा तो 63 से तो ज़्यादा भारी होगा, और 63 से कितना ज़्यादा होगा, उसके आने से 12 खिलाड़ी 1.5 किलो बढ़ गया, तो टोटल कितना बढ़ गया 18 kg, 18 kg बढ़ गया, 63 kg वो था और 18 बढ़ा दिया, मतलब 81 kg का रहा होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन क्षेत्रमिति मेंसुरेशन का।
दो समरूप त्रिभुज ए एन डी और एक्स वाई जेड, एक त्रिभुज है ए एन डी और एक त्रिभुज है एक्स वाई जेड, दो त्रिभुज है जिनकी भुजा का अनुपात 9:4 है। इसकी भुजा 9 है तो इसका 4 है, 9:4 है। यदि बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर इस बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल 243 है, इसका क्षेत्रफल 243 है, तो छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप पढ़े होंगे कि जो दो समरूप त्रिभुज, क्या पढ़े देखिए, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ये इम्पोर्टेंट है, उसके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। मतलब दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब इसका क्षेत्रफल कितना है 243। इसको थोड़ा 1 मिनट इसको एडजस्ट कर लेते हैं। पूरा हो गया, वैसे इसको करना था। पूरा हो जा रहा है, चलिए छोड़िए इसको। चलिए आता है। दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल कितना है 243, तो 243 बटा इसका क्षेत्रफल कितना है नहीं पता, तो x। तो क्या कहता है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब इसका क्षेत्रफल और अनुपात मतलब बटा, और इसका क्षेत्रफल, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजा के वर्ग, जैसे 243 लिए हैं तो इसके संगत भुजा यानी 9 और इसका 4, संगत भुजा के वर्ग मतलब स्क्वायर के समानुपाती होता है, मतलब बराबर होता है। समझ में आया। इसका क्षेत्रफल कितना 243, इसका क्षेत्रफल कितना नहीं पता, इसका भुजा कितना 9, इसका भुजा कितना 4, बराबर होना चाहिए। देखिए 243 के सामने 9, 243 के सामने 9, देखिए इधर 243 है तो 9 है 243, और इसका नहीं पता x के सामने 4। तो अभी सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। 243 बटा x बराबर 9 का स्क्वायर 81 बटा 4, ये कितने बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12, और 9 का 81 और 4 का 16 होगा ना यहाँ पे। 16 में 3 से गुना करेंगे तो 48, कितना आंसर आ गया 48। समझ में है। इसका क्षेत्रफल 243, इसका क्षेत्रफल नहीं पता है, जिसका क्षेत्रफल लिखे हैं उसी के सामने 9, इसका भुजा तो 9 और इसका भुजा 4, लेकिन ये क्या होता है स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, गुना भाग करेंगे आंसर आ जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन आसान है। एक्स वाई जेड अनुपात 3:4 दिया है, मतलब x के जगह पे कितना, x के जगह पे 3 फंस रहा है, y की जगह पे कितना 4 और z की जगह पे कितना 5। देखिए x y z तो 3 4 5, x की जगह 3, y की जगह 4 और z की जगह 5 हो गया। तो x y y मतलब 3/4 अनुपात y/z मतलब 4:5 अनुपात z/x मतलब 5/3। इसी को सॉल्व करना है। अब क्या करेंगे, नीचे बटा हटाएंगे, तो देखिए नीचे वाले को हटाने के लिए मतलब है 4 5 3 है ना, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे 4 गुने 5 गुने 3 से इसको गुना कर देंगे। तो देखिए अब हम इसमें गुना करेंगे तो 4 से तो 4 कट जाएगा, बचेगा कितना 5 तिया 15, 15 में 3 से गुना होगा तो 15 तिया 45 अनुपात
5 से तो 5 कट जाएगा, बचा कितना, 4 तिया 12 और 12 चौक 48 अनुपात 3 से तो 3 कट गया, बचा कितना, 5 चौका 20 और 20 पंचे 100 हो तो गया 45 अनुपात 48 अनुपात 100, 45 अनुपात 48 अनुपात 100। ठीक, समझ में आया। देखिए एक्स वाई जेड दिया था, एक्स वाई वाई, वाई वाई जेड, जेड वाई एक्स कर देना था। अब नीचे बटा है 4 5 3, तो 4 5 3 को हटाना था, तो कैसे हटाएंगे, 4 5 3 को हटाने के लिए इसको हम 4 5 3 से गुना कर दिए, तो 4 से 4 कट ही जाएगा, 15 बचेगा, 15 तिया 45, 5 से 5 कटेगा, 4 तिया 12 चौक 48, 3 से 3 कटेगा, 5 चौका 20 पंचे 100। सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अब आ जाते हैं। ये क्वेश्चन अगर कल पढ़े हैं तो आपको ये पता होगा। कल हम बताए थे कि कॉस थीटा और साइन थीटा अगर दोनों बराबर हो तो यहाँ पे 30 होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, 60 होता है, तब ना दोनों मिलकर 90 बनता है। कल ये चीज़ हम अच्छे से बताए थे कि कॉस थीटा और साइन थीटा। ऐसे ही अगर रेगुलर आप क्लास देखते हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा, आगे जो भी क्वेश्चन कराएंगे उसमें पहले वाले का कहीं ना कहीं यूज मिलेगा। जैसे देखिए कॉस थीटा है और ये साइन थीटा है, तो कॉस थीटा और साइन थीटा जो बराबर होता है, ये बराबर होता है, मतलब यहाँ 30 है तो यहाँ 60 है, तभी तो 90 बनेगा। अगर यहाँ 40 है तो यहाँ कितना है, 50 है, तभी तो 90 बनेगा। तो जब कॉस थीटा साइन थीटा बराबर होता है या कॉट थीटा और टेन थीटा बराबर होता है तो भी यहाँ पे 90 बनता है। अगर हम थीटा नहीं लिखना चाहिए था ना, थीटा नहीं लिखना, अच्छा फिर से लिख देते हैं, कॉट और टेन बराबर है, मतलब अगर यहाँ 20 होगा तो यहाँ 70 होगा, तब ना दोनों मिलाकर 90 बनेगा। हाँ, तो ऐसे होता है कॉट थीटा और टेन थीटा में। तो देखिए यहाँ कॉस थीटा और साइन थीटा और दोनों बराबर है, तो बराबर कब होगा, जब ये दोनों मिलकर 90 होगा, मतलब 3a प्लस a माइनस 22, ये मिलकर कितना होगा, 90 होगा। कॉस थीटा साइन थीटा के बराबर कब होगा, जब ये और ये दोनों मिलकर कितना होगा, 90 होगा। तो यही तो किए हैं, 3a और प्लस a माइनस 22 दोनों मिलाकर 90 होना चाहिए। तो 3a में a जोड़ेंगे तो 4 है, माइनस 22 बराबर 90, तो यहाँ से 4a कितना हो गया, 90 में 22 जोड़ेंगे तो 2 9 2 11 112, यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा, 112/4 काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 8 32, 28 डिग्री आंसर। समझ में आया। कॉस साइन के कब बराबर होता है, जब ये दोनों मिलकर 90 होता है, तो दोनों मिलकर 90 कर दिए। चलिए विभाजता के नियम से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कल आपको हम 11 का विभाजता का नियम बताए थे, 11 का क्या होता है, आज हम 9 का सीखेंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इतना के निकटतम है और 9 से विभाज्य है, मतलब पूछ रहा है कि कौन सा संख्या 9 से कटेगा। तो 9 का विभाजता का नियम क्या कहता है, सुनिए। देखिए जैसे कोई नंबर है 2 3 4 6 3, ये कोई संख्या है, कोई पूछेगा कि यह 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो देखिए क्या करेंगे, हम इसके डिजिट के सम को जोड़ेंगे, मतलब सबको जोड़ेंगे, जोड़ते हैं 3 और 6 9, 9 और 4 13, 13 3 16, 16 और 2 18, कितना है, 18 है। अब देखेंगे कि 18 9 से कटता है कि नहीं, 18 9 से कटता है, तो ये संख्या भी 9 से कटेगा। तो 9 से विभाजता का नियम बहुत आसान है, क्या करते हैं, सबको जोड़ते हैं, जितने अंक हैं सबको जोड़ते हैं और उसको देखते हैं काट कर कटता है कि नहीं, अगर कट जाए तो ठीक है, नहीं कटा तो नहीं कटा। चलिए ट्राई करते हैं, यहाँ जोड़ते हैं सबको, 8 5 13, 13 0 13, 13 3 16, 1 17, यहाँ पे 17 आता है, 7 5 12, 3 15, 1 16 आता है, 9 5 14, 14 3 17, 1 18 आता है, फिर 6 5 11, 11 3 14, यहाँ पे 1 15 आता है। तो कौन 9 से विभाज्य होगा, 18 आ रहा है यही ना, 17 9 से कटता है नहीं, 16 9 से कटता है नहीं, 18 9 से कटता है हाँ, 15 9 से कटता है नहीं। तो जो संख्या 9 से कटेगा, जिसका सम जोड़ वही 9 से कटेगा। 11 का क्या बताया था, एक बार बता देते हैं। जैसे देखिए 2 3 4 6 3, यही संख्या है, एक बार देख लेते हैं। हाँ ठीक है, ये संख्या है। हाँ अब हम चेक करते हैं ये 11 से कटेगा कि नहीं। तो 11 से क्या बताया था, एक अंक छोड़ना है। जैसे हम पहला ले लिए तो एक छोड़कर फिर एक छोड़कर जोड़ेंगे, 3 4 7 7 2 9, फिर जो बच गया उसको जोड़ेंगे, 6 और 3 9, फिर दोनों को घटाएंगे तो 9 में से 9 घटा कितना, 0।
तो अगर 0 आता है या 11 आता है या 22 आता है या 33 आता है, अगर ये सब आता है तो संख्या 11 से कटता है। मतलब जो ये संख्या है ये 11 से भी कटेगा, ये संख्या 9 से भी कटेगा और ये संख्या 11 से भी कटेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोज ने अपने माल को क्रय मूल्य से 30% अधिक पर अंकित किया और ग्राहक को 12% छूट देता है। अब बताइए कि लाभ हुआ या हानि। देखिए, मनोज ने अपने माल को क्रय मूल्य से, मान लेंगे कि इसका क्रय मूल्य कितना है, मान लेते हैं कि मनोज कोई सामान खरीदा तो उसको 100 रुपया लगा, मतलब 100 रुपया में कोई सामान खरीदा। ये क्रय मूल्य वही होता है ना, कितने में सामान खरीदा, तो क्रय मूल्य 100 रुपया है। 30% अधिक पर अंकित किया, मतलब इस पर अंकित करना मतलब दाम उस पर चढ़ाना। 100 रुपया में खरीदा और 30% अधिक अंकित किया, मतलब 30% बढ़ा दिया। 30% बढ़ा देगा तो 100 का 30% कितना होगा, 30, मतलब 130। अब इसका अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य मतलब 100 रुपया में कोई सामान खरीद कर लाया और उस पर 130 रुपया लिख दिया, अंकित कर दिया उस पर 130 रुपया। अब क्या किया, ग्राहक आया उसके पास सामान खरीदने, अब क्या किया, वो उस पर बोला कि 12% हम आपको डिस्काउंट देंगे। 100 रुपया में खरीद कर लाया, 30 रुपया बढ़ा कर चढ़ा दिया उस पर, 130 कर दिया उसको। अब बोला कि ग्राहक को 12% तुमको छूट देंगे, तो 130 पर 12% छूट दे दिया। 12% छूट दे दिया मतलब बेचा कितना पे होगा, 12% छूट दिया मतलब 88% पे बेचा होगा। और ये 12% छूट दिया मतलब बेचा कितना पे होगा, 100 में से 12 घटा देंगे तो 88% पे बेचा होगा। हो गया, 100 रुपया में खरीदा, इतना रुपया में बेचा। तो पूछ रहा है कि लाभ या हानि होगा। देख लेते हैं, काटते हैं पहले। 0 से 0 गया, कितना आया, 13 अट्ठे 104 के 0। देखिए कैसे गुना करते हैं, 13 अट्ठे 104 के 0, 13 अट्ठे 104 का 4 होगा ना, 13 अट्ठे 104 का 4 हासिल 10, 13 अट्ठे 104 और 10 114 और बटा 10। जब 10 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 114.4, इतना आया। देखिए अब 100 रुपया में कोई सामान खरीदा और 114.4 में बेचा, मतलब कितना लाभ हुआ होगा, 14.4 लाभ हुआ, मतलब 14.4 का लाभ हुआ। समझ में आया। मनोज अपने माल के क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित किया। 100 रुपया में कोई खरीद कर लाया, 30 रुपया उस पर बढ़ा कर लिख दिया, मतलब 130 लिख दिया। फिर उस पर ग्राहक को 12% छूट दिया। 12% छूट दिया मतलब बेचा कितना में, 88% में। तो 130 का 88% निकाले तो कितना आया, 114.4। 100 रुपया में खरीद कर लाया, 114.4 में बेचा, तो कितना फ़ायदा हुआ, 14.4। चलिए आ जाते हैं। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर 1 वर्ष के लिए इतना पर 8% दर से चक्रवृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए, एक होता है वार्षिक मतलब 12 महीना पर ब्याज, और एक होता है अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक मतलब होता है 6 महीना में ही ब्याज जुट जाता है। देखिए, जब आप बैंक से लोन लेते हैं या कहीं कर्जा पे रुपया लेता है तो क्या होता है कि अगर 1000 रुपया लिए तो 12 महीने के बाद उसमें मान के चलिए कुछ ब्याज आ गया, 100 रुपया उसका ब्याज हो गया। तो 1 साल के बाद क्या होता है कि 1000 और प्लस 100 1100 हो गया। तो अगले साल के बाद क्या होता है, 1100 पे ब्याज देना पड़ता है। तो इसको हम कहते हैं वार्षिक। लेकिन अर्धवार्षिक में क्या होता है, मान के चलिए 1000 रुपया आप किसी से ब्याज लिए, 6 महीने के बाद 50 रुपया ब्याज हो गया, तो आपका कितना हो गया, 1050 रुपया। अब बाकी के जो 6 महीना होगा उस पर आपको 1050 रुपया पे ब्याज देना पड़ता है। समझ में आया। यानी वार्षिक में क्या होता है, 12 महीने पे सारा कुछ होता है, और अर्धवार्षिक में क्या होता है, 6 महीने पे ही आपको ब्याज देना पड़ता है। तो अर्धवार्षिक क्या होता है, थोड़ा महंगा पड़ता है। अब देखिए, 50 रुपया लिया, कहीं दाहीं से 10,000 10,000 50 रुपया लिया, बोला है कि 8% वार्षिक है, 8% वार्षिक है।
मतलब एक वर्ष में 8%, एक वर्ष में कितना होगा 8%। तो यहाँ तो बोला है अर्धवार्षिक रूप से, तो अर्धवार्षिक मतलब आधा वर्ष में कितना होगा, आधा वर्ष में कितना होगा 4%, 4% होगा ना, आधा वर्ष में 4%। समझ में आया। तो अर्धवार्षिक में क्या होता है, जब भी क्वेश्चन आता है कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो तो जो दर होता है ना वो आधा हो जाता है। अब हम इसको मिटाते हैं, जो दर क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, इसका कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे दर कितना है, आर कितना है 4%। 4% क्यों, क्योंकि अर्धवार्षिक है। वार्षिक मतलब 8%, 8% वार्षिक है तो अर्धवार्षिक आएगा, तो दर कितना हो जाएगा 4%। अब पूछ रहा है एक वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए, एक वर्ष में कितना ब्याज होगा। हाँ, तो देखिए 6 महीना में 4%, तो पूछ रहा है एक वर्ष मतलब 12 महीना में कितना होगा, 8% होगा, 8% होगा नहीं, ये गलत है। देखिए एक वर्ष का निकालना है, मतलब एक वर्ष मतलब 6 महीना और प्लस 6 महीना, 6 महीना प्लस 6 महीना, मतलब 4% प्लस 4%, दो निकालना है। तो अगर साधारण ब्याज रहता तो 4% सीधा क्या कर देते हैं हम 8% कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है चक्रवृद्धि ब्याज है। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जो 4% 6 महीना हो जाएगा, हाँ, तो अगले जो 6 महीना होगा उसमें इस 4% पे भी ब्याज लगता है, ब्याज पे भी ब्याज लगता है। तो इसका एक फार्मूला होता है, देखिए दो है ना 4% और 4%, तो 4% का निकालना हो ऐसे चक्रवृद्धि ब्याज, तो क्या फार्मूला होता है 4 + 4 गुने 4/100। हाँ, इसका फार्मूला आता है A + B + A गुने B/100। जब दो चक्र का हो तो एक चक्र दो चक्र, हाँ 4%, तो 4 + 4 गुने 4/100, तो क्या होगा 4 चौका 16, 4 8 + 16/100, तो कितना हो जाएगा 8.16%, यानी 8% नहीं कितना होगा 8.16% होगा। अब 50,000 का 8.16% निकाल लेते हैं। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये दशमलव घटेगा तो नीचे 2 जीरो बैठेगा, फिर 2 जीरो से ये जीरो गया, तो क्या बचा 5 गुने 8 1 6, गुना कर देते हैं 5 छक्का 30 के 0 3 5 के 5 8 40, कितना आया 40/80, कितना आया 40/80, ये 40/80 है, ये सब नहीं है 1 2 2 2, ये नहीं है, ये एरर हो गया होगा टाइपिंग। 40/80 हमारा आंसर है। तो समझ में आया। जब भी अर्धवार्षिक बोले, अर्धवार्षिक बोले तो हम रेट को आधा कर देंगे, 8% को आधा कर देंगे 4%। अब बोला है एक साल का, एक साल मतलब 2 अर्धवार्षिक 6 महीना का 2 मतलब 4% और 4% का 2, और 4% के 2 का फॉर्मूला क्या होता है A + B + AB/100, मतलब 4 + 4 गुने 4/100 मतलब 8.16%। तो इसका 8.16% निकाल देंगे, आंसर आ गया। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। आज वीडियो लंबा हो जाएगा, 28 मिनट, आज 10 ही क्वेश्चन का रहने देते हैं। आज थोड़ा साउंड भी गूंज रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा, आज रहने देते 10 ही क्वेश्चन का, फिर बाकी का 10 क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लेवल का, देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितना लंबा, फिर ये विभाजता का नियम पे, फिर ये अलजेब्रा का क्वेश्चन, ये ट्रीगो, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये देख सकते हैं। तो भी ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये तो शायद करवा चुके हैं, दोबारा आ गया ये क्वेश्चन, ये सब अच्छा क्वेश्चन है आज, देख सकते हैं ये क्वेश्चन, तो सब अच्छा क्वेश्चन है आज, अभी करवाना है, तो बाकी कल ही देखते हैं, आज रहने देते हैं। ठीक, आज 10 ही क्वेश्चन रहने देते हैं, बाकी कल 10 क्वेश्चन करेंगे, और परसों रीजनिंग का 20 या 25 क्वेश्चन जो भी होने वाला होगा करेंगे। रहने देते हैं, इतना ही। वीडियो पे थोड़ा लाइक कमेंट कर दीजिए, और जो भी दोस्त हो उसके बीच शेयर कर दीजिए, हाँ प्लीज़।